अच्छा उमेद, जैसे हम बात कर रहे थे अभी टेस्ट मैच अभी हारे हैं, कुछ ही दिनों की बात है, और अभी 31 को दोबारा से है सेकंड टेस्ट मैच। सबसे पहले तो प्रीवियसली आपके क्या तासुरात थे, आपने क्या देखा परफॉर्मेंसेस के हवाले से? अब आने वाले टाइम में कुछ प्लेयर्स दोबारा से ऐड हुए हैं जिनको पहले रिलीज़ किया गया था, तो आपको क्या लगता है कि अब कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी, कुछ हम परफॉर्मेंस देख पाएंगे? देखिए, पहले तो दुख तो सारी कौम को हुआ उसका मैच तो का। नहीं तोड़ा गया? नहीं अब बड़े संडे भी था ना अब बड़े हो गए तो आई थिंक पिच रीड करने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मुझे लग रहा है कि वो हम जब डोमेस्टिक हमारा स्टार्ट होता है और वो बात कर रहे थे कि ग्रीन विकेट होती है, यहाँ पे फास्ट बॉलर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं पिंडी में, तो वो सीज़न स्टार्ट होता है सितंबर के एंड पे अक्टूबर में। तो अभी ये सीज़न जो था, वेदर जो उस टाइम था वहाँ पे, तो वो आई थिंक फोरकास्ट चेक करने में प्रॉब्लम हुई है या क्या हुआ है, तो वो मिस रीड कर गए सारा कुछ, जिसकी वजह से 4 फास्ट बॉलर खिलाए और वो बैटिंग ट्रैक निकला। तो इसके अलावा करते रहे, ट्राई तो करते रहे, फास्ट बॉलर्स ने जान मारी है। इतने ओवर्स कभी नहीं किए फास्ट बॉलर्स ने हमारे किसी भी एक टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में। तो जान मारने का क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, अब वो अगली टीम भी खेलने आई है, वो भी प्लान करके आए थे सारा कुछ, तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म कर लिया। उमेद, आप क्योंकि खुद खेलते हैं और आप वाकिफ़ हैं पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम्स हैं उनकी पिचेस के साथ, रावलपिंडी की पिच क्वेश्चन रही है हमेशा से, और आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो प्लेयर्स मौजूद थे, जो रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि हम ब्लेम कर नहीं सकते हैं, मतलब आप देखिए बांग्लादेश भी उसी स्ट्रेटजी के साथ गया लेकिन खेल पेश किया उन्होंने। हमने कहाँ पर मिस्टेक की है खेलते हुए? बात फिर वही करूँगा कि 4 फास्ट बॉलर्स कंडीशंस को देखते हुए फोरकास्ट देखते हुए रखने चाहिए थे कि ये अगर चारों दिन फोरकास्ट रहती है क्लाउडी, तो फिर वो कर सकते थे आप वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर को उसमें टीम में। बट आई थिंक उनके पास शकीबुल हसन का उनको फ़ायदा हुआ, वो भी ऑलराउंडर हैं, साथ में मेहदी हसन मिराज, उन्होंने भी बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी किया, तो उनके पास परफॉर्मेंस जिन्होंने परफॉर्म किया वो ऑलराउंडर्स थे, जिनसे उनको बैटिंग भी मिल रही थी और बॉलिंग भी मिल रही थी। हमारे पास आगा थे सिर्फ, और उसके अलावा साइम करते हैं लेकिन वो पार्ट टाइम है ऑब्वियसली, तो हमें उतना फ़ायदा नहीं हो सका। तो आई थिंक नेक्स्ट मैच में अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे और देखेंगे कंडीशंस फोरकास्ट वगैरह चेक करके। अच्छा उमेद, जैसे अभी हम ना कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जे शाकिर जी चेयरमैन बनने के चांसेस हैं आईसीसी के, तो अब वो बन चुके हैं और उनके बनते ही बाबर आजम रैंकिंग में नीचे आए हैं, 3 नंबर से 9वें नंबर पर गए हैं। रिजवान थोड़ा ऊपर आए हैं, सऊद शकील भी 14 से 13 नवंबर 14 से मतलब 13 पे आए हैं। एक तो नंबर नीचे आ गए, हाँ, एक नंबर पीछे आए हैं। तो बच्ची हमारी परेशान हो गई है रैंकिंग देखकर, सूरत हाल बदल गई है, तब्दील हो गया सब। तो वही रैंकिंग हम बात कर रहे थे कि रैंकिंग कैसे बदल जाती है, किस तरह से, क्योंकि जे शाह के आते ही हमने देखा था कि पहले हमने देखा था वर्ल्ड कप में भी सुनने में आ रहा था कि इंडिया को सपोर्ट मिली है, तो क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ तब्दीलियां देखेंगे आप? आई थिंक इंडिया अपना डिप्लोमेटिक जो पावर है वो यूज़ तो करता ही है तो अब उधर आके इसका रैंकिंग से मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रैंकिंग होती है कि आपका एक फ़िक्स पीरियड होता है, जैसे जैसे आगे टाइम चलता है उस फिक्स पीरियड में आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो काउंट होती हैं। अब जैसे अगर बाबर ने पिछले साल अगस्त 15 को कुछ परफॉर्म किया था, उसकी इतनी परफॉर्मेंस थी कि उसके पॉइंट्स ज़्यादा थे, तो जब अब रैंकिंग हुई है तो वो आज के 25 या 28 से हुई है और नेक्स्ट 28 तक हुई है, तो वो फिर वो पिछली परफॉर्मेंस वो चली जाती है, तो फिर आपकी उसके मुताबिक रैंकिंग होती है कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके भी रैंकिंग उसी से काउंट होती है, तो जो उसमें जिनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो बाकी आई थिंक देखें, मेरे सब कुछ ऊपर से गुजर गया मुझे कुछ समझ नहीं आती है इस रैंकिंग की। वो एक पीरियड होता है ना, उसके दौरान जितने पॉइंट्स बनते हैं आपकी परफॉर्मेंसेस के वो होते हैं, काउंट होते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब बिजली का बिल आता है उस वक्त आप यूनिट्स देखते हैं कि पहले कितने थे अब कितने थे। मुझे लगता है रैंकिंग भी इसी तरह से कुछ है वो होती है। चले, समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि हम क्यों हमेशा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, मैचेस इंडिया में हैं तो इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया अपने वहाँ से प्लस पॉइंट्स ले रहा है। आईसीसी में इंडिया का रोल है, तो आईसीसी के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया का वहाँ पर रोल है। हमारी परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना, हम खुद भी तो परफॉर्म नहीं करते हैं। आप बीइंग अ क्रिकेटर आप भी देखते होंगे, तो आपको देखकर डेफिनेटली, हम मतलब क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन हमें देखकर अफसोस होता है, तो आपको तो रोना आता होगा कि ये हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये कौन सी बॉल थी, यहाँ पर कैसे आउट हो गए, यहाँ पे ये क्या बॉल करवा रहे हो, 100 चीज़ें आपको फील होता है। आप तो ऑलराउंडर भी हैं। बिल्कुल, देखें जब खेल रहे होते हैं उस वक्त
फीलिंग और होती है, जब देख रहे होते हैं फीलिंग और होती है। यही सीन होता है कि आप जब कोच होते हैं तो आपको कुछ और नज़र आ रहा होता है, जब आप अंदर ग्राउंड में होते हैं तो कुछ और नज़र आ रहा होता है। बेहतर क्या है देखिए साथ खेल के जो साथ खेल रहा होता है उसको ज़्यादा बेहतर फील हो रहा होता है। हाँ। एक बॉलर को डिफरेंट फील हो रहा होगा, जो साथ में खड़े हैं उनको डिफरेंट फील हो रहा होगा। तो अंदर रह के बॉलर को समझाना ज़्यादा बेहतर है रादर देन बाहर से आप आपको आप उसी वक्त कॉन्टीन्यूसली उसके साथ रह के आप उसको रियल टाइम में नहीं समझा सकते। उसने जब सेशन के बाद बाहर आना है या आपने कोई मैसेज भिजवाना है तब जाके उसको समझ आएगी कि हाँ अच्छा मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये करना है, अच्छा नेक्स्ट प्लान ये है। तो फील होता है कि कई जगह पे फीलिंग आती है कि यार ये वाली फील्ड नहीं करनी चाहिए थी। अब पिच बैटिंग विकेट है तो अभी भी उसी समझ रहे हैं कि ग्रीन विकेट के हिसाब से फील्ड सेट की हुई है। आपको जब बैटिंग विकेट है तो आपकी फील्ड थोड़ी सामने आ जाती है, जब ग्रीन विकेट होती है तो आपकी फील्ड थोड़ी स्क्वायर हो जाती है और पीछे को ज़्यादा होती है कि पीछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके अलावा शान मसूद अंदर थे, वो अच्छे कैप्टन भी, अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है, वो अच्छा, देख रहा होगा। लेकिन हम तो सुन रहे हैं कि बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा है उनकी कैप्टनसी को, कहा जा रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या इन्हें टीम में होना भी चाहिए नेक्स्ट। हम तो ये सोच रहे थे जिस बात इतने बुलंद ये वही बात आ जाती है कि अभी थोड़ा सा अभी स्टार्ट लिया ना तो आप उनको थोड़ा टाइम दें। मैं उनके अंडर भी खेल चुका हूँ। वो एज अ कैप्टन वो सबसे ज़्यादा जान भी मारते हैं फील्डिंग में भी। आपको जो पहली बॉल पे जितना वो फील्डिंग में जान मारे होते हैं, आखिरी डे के लास्ट में भी उनको आप उतनी जान मारते हुए देखेंगे। इस बार पता नहीं शायद मौसम में हब्स थी तो वो थोड़ा दूर नजर नहीं कोई तो मैच हार गए ना तो ये आपको सब कुछ ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि अच्छा यार ये हो रहा था। तो बाकी रिएक्शन भी कैप्टन है ना, तो कैप्टन देखिए उसने पूरी टीम को लेके चल रहा है, ऊपर से हमारी नहीं बासित अली साहब भी बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस थी। इसके बाद वो सोचने पे लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि यार राजा ने भी कहा हाँ टीम में होना भी चाहिए। नहीं वो कहते हैं कि ये बस सोशल मीडिया के लिए खेलते हैं, 10-20 रन कर लिए, बस स्टोरी डाल दी, हो गया। अब वो क्या ही कहेंगे? जो बोलने वाले हैं वो भी सोशल मीडिया के लिए बोलते हैं ज़्यादा, वो क्योंकि जब अच्छा ये बड़ा खूबसूरत काउंटर किया कि बोलने वाले भी फिर सोशल मीडिया के लिए ही बोलते हैं। अच्छा बहुत ज़बरदस्त। ये तमाम जो क्रिकेटर्स हैं इस वक्त बहुत इनके जो है ना वारे न्यारे जा रहे होंगे इस बात के ऊपर, बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन उम्मीद फिर भी हम ये कहेंगे कि मतलब ठीक है कैप्टेंसी पर ऑब्वियसली क्वेश्चन होता है जब कोई भी प्लेयर्स, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर रिजवान ने पहले टेस्ट में रन्स किए, समझ आता है, साउथ शकील ने किए। देखिए टेस्ट इसी चीज़ का नाम है, समटाइम्स यू आर हैप्पी समटाइम्स यू आर सैड। लेकिन मैं समझती हूँ कि तमाम प्लेयर्स को सब के सब इसके अंदर एक चीज़ के अंदर ज़रूर मुलविस हैं कि कहीं ना कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। हमें लगा था कि बांग्लादेश है हम कर जाएंगे, हमने मैच जो है डिक्लेयर कर दिया, हम आगे जा सकते थे, हम उनको एक मुश्किल हरीफ समझ सकते थे। वो बहुत एक समझ ले कंपैटिटिव सिचुएशन से वहाँ से आए हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आकर खेल रहे थे, खेलने के लिए आए थे, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया हमें। आप कह सकते हैं क्योंकि जिस पॉइंट पे हमने डिक्लेयर किया था हम उससे ज़्यादा 100 प्लस 150 प्लस कर सकते थे। फिर उनकी और उनकी बॉडी और लेथार्जिक होनी थी, टाइट होनी थी। तो फिर जब आते हैं, जब आप ज़्यादा देर जितनी देर पाकिस्तानी बॉलर्स पाकिस्तान फील्ड अंदर ही है 160 प्लस ओवर्स 170 तक, तो उसके बाद आप देख लें कि किसी के पाँव नहीं चला, बैट नहीं चला, आपकी टाइटनेस बॉडी में जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप उन्हीं को पहले मैच में ही अगर थका देते ज़्यादा और आपने जब देख लिया था कि बैटिंग ट्रैक है, ये हम जो समझ रहे थे वो नहीं है, तो आपको जाना चाहिए था 600 तक ले जाते, उसके बाद डिक्लेयर करते तो पॉसिबली रिजल्ट डिफरेंट कुछ और होती है। ये वही लग रहा था जैसे वो बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे ना, बैट आ गया हाथ में, आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं बस हमने तो खेलना है पूरा। मतलब बांग्लादेश को मैं लिटरली उनकी जो एक उनका स्टेमिना है मैं उसको बहुत प्रेफर करती हूँ कि वो वहाँ पर टिके, उन्होंने खेला, उन्होंने क्रीज ऑक्यूपाई किया। और मीरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी स्ट्रैटेजी भी थी, बिल्कुल उन्होंने स्ट्रैटेजी के साथ खेला, आउट किए, तो एक प्रॉपर थी। अब दूसरा टेस्ट मैच भी है, उसमें भी ऑब्वियसली उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी, हम क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? नहीं ये तो नहीं हो सकता कि हम नहीं बना रहे, बनाई होती तो कुछ नजर तो आता ना हमें। स्ट्रैटेजी बनाई थी लेकिन उल्टी पड़ गई ना। वो ये था कि 4 फास्ट बॉलर डाले कि अच्छा अबरार को मिस किया होगा आपने। किसको? अबरार कह सकते हैं स्पेशली स्पिनर एक मिस था, वो होता तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट होता। बाकी लेकिन शुरू में इतना ब्रेक भी नहीं हो रहा था पहले 2-3 दिन, तो उसमें अबरार का उतना हाथ नहीं हो सकता था, लेकिन आखिर में हो सकता था, वो भी अगर हम 600 प्लस पे डिक्लेयर करते तो। बाकी देखें पिच आगे जो भी आएगी उसके मुताबिक जिस तरह भी परफॉर्म करेंगे, अब उसके मुताबिक ही प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ हमने पिछले में देख लिया। अब देखिए बांग्लादेश ने प्लान बनाया, उन्होंने पहले देखा था कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह आके यहाँ खेली थी, इंग्लैंड आके जिस तरह खेली थी, कि इन्होंने थकाने के बाद जब फील्ड में वापस लाए हैं तो पाँव नहीं चले हमारे बैट्समैनों के, तो
वही उनका प्लान था। लेकिन अब हमने जो प्लान करना है हमें उस पिच के मुताबिक और वेदर फोरकास्ट के मुताबिक करना है। अब पिच तो समझ में आ गई होगी ना पहले टेस्ट मैच के बाद, अब तो दूसरे में समझ आ जानी चाहिए अच्छे से। सेम स्टेडियम है। अच्छा, पहले टेस्ट मैच में तो क्राउड अलाउड नहीं था, अब दूसरे में अलाउ किया लेकिन ओनली स्टूडेंट्स, और वो भी यूनिफॉर्म में आएंगे बच्चे। तो ये क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रही है, इससे क्या होगा? डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज नहीं करना ना, मोहसिन हफीज साहब ने कहा था। आई थिंक सिक्योरिटी की वजह से शायद, क्योंकि शायद कोई सिक्योरिटी रीजंस होंगे या कोई ऐसा, मुझे मैंने ये स्टेटमेंट भी पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को अलाउ करें तो अच्छा है। वो भी यूनिफॉर्म में आएंगे जी बच्चे, तो बच्चे फिर स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। जरा वो रिप्रेजेंट करेंगे ना अपने स्कूल को, अच्छी बात है। प्रोबेबली कि वो आके तो स्कूल्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अच्छा उमैद, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेलते हैं और आपने खासा वक्त भी दिया है क्रिकेट को, हार जीत देखी है, तमाम मौसम भी देखे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि जब कोई प्लेयर हारता है उसका अपनी टीम में, मतलब एज अ प्लेयर इंडिविजुअली जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल बाबर आजम 0 पर आउट हुए, बाबर आजम एक बहुत बड़े प्लेयर है, उनको कोई क्या ही कहेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं यंगस्टर्स की या उन प्लेयर्स की जो बहुत मुश्किल से अपनी जगह बना पाते हैं और उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्या फीलिंग होती है आपकी आफ्टर लूजिंग समथिंग? देखिए, कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, और